फ्रेंड्स, मैं स्मिता शंकर। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के ईवीएस के क्लास 3rd, 4th और 5th के चैप्टर को। दोस्तों, आपको तो आपका सिलेबस पता ही होगा। ईवीएस में 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 15 नंबर के प्रश्न पेडागोजी से आते हैं, यानी बाल विकास के शिक्षण शास्त्र से। बाकी 15 नंबर के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आते हैं। कई बार कई बच्चे बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चन है जो सिलेबस के बाहर से आ गए हैं या हमारे सिलेबस में ही नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सारे प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए बैठो, या तो आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए हम आज इस वीडियो में एनसीईआरटी के निचोड़ को लेके आए हैं, यानी एनसीईआरटी के सारे उन मेन पॉइंट को लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम एनसीईआरटी के सारे चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे क्लास 3rd के सबसे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है चलो चले स्कूल। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। इस चैप्टर की शुरुआत की गई है असम से। इसमें बताया गया है कि असम में बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस के पुल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में दो बात पे फोकस किया गया है। एक यह कि बच्चे स्कूल जाने के लिए किस वाहन का, किस साधन का प्रयोग करते हैं, और दूसरा यह कि बच्चे कैसे रास्तों से स्कूल जाते हैं। तो सबसे पहले असम की बात की गई है कि असम में बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस के पुल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है कि असम में बांस को हरा सोना कहा गया है। इसका कारण यह है कि असम में बहुत बारिश होती है, जिसके कारण ज़्यादातर यहाँ पर पानी भरा रहता है। तो इसमें यहाँ के लोगों के द्वारा बांस का प्रयोग किया जाता है पुल बनाने के लिए या फिर घर बनाने के लिए। असम से या बांस से एक और तरह से प्रश्न आता है एग्जाम में कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर घर बांस के खंभों के ऊपर बनाया जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर बांस की चर्चा की जाए तो असम होगा, और असम की बात की जाए तो बांस से रिलेटेड होगा वह चीज़। अगला है लद्दाख। लद्दाख में बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली यानी लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। एक बार में 4 से 5 बच्चे एक ट्रॉली में बैठकर नदी के इस पार से उस पार चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक नाम है वल्लम। वल्लम एक लकड़ी के छोटे से नाव का नाम है, जिसका प्रयोग केरल के बच्चे स्कूल जाने के लिए करते हैं। यानी केरल में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक नाव का प्रयोग किया जाता है, जिसे वल्लम कहा गया है। अगला है राज्य राजस्थान। राजस्थान की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि राजस्थान में बच्चे स्कूल जाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वह है ऊंट गाड़ी। यानी ऊंट गाड़ी से राजस्थान के बच्चे स्कूल जाते हैं। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि राजस्थान में ऊंट से लोग क्यों यात्रा करते हैं, यानी ऊंट का प्रयोग क्यों करते हैं। अगला है मैदानी इलाका। यानी मैदानी इलाके में बच्चे स्कूल जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। अभी के टाइम में तो इतना बैलगाड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन बुक में दिया गया है कि मैदानी इलाके में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। मैदानी इलाकों में यानी गांव के इलाकों में, मैदानी इलाके जो होते हैं उसमें बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। आगे है जुगाड़। जुगाड़ यानी नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ जुगाड़। इसमें मोटर बाइक के पीछे लकड़ी के फट्टों से बना दिया जाता है, जिससे बच्चे स्कूल जाते हैं, या फिर कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो जुगाड़ से ही पता चलता है कि यह कहाँ का होगा। तो गुजरात के लोगों के द्वारा जुगाड़ का प्रयोग किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इस गाड़ी के बारे में बताया गया है कि यह फटफट करती हुई चलती है, और आगे से देखो तो मोटर बाइक, और आगे से तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी रहती है।
तो इससे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जुगाड़ क्या है, और ऑप्शन में 2-3 चीज़ का नाम दिया जाएगा, यानी लकड़ी से बना छोटा सा नाव, या फिर बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, ट्रॉली, या फिर एक ऑप्शन यह भी होगा कि आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह और पीछे से देखो तो लकड़ी के फट्टों से बनी है। तो आपको याद रखना है कि जुगाड़ प्रयोग किया जाता है गुजरात में, और यह आगे से मोटर बाइक रहती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी रहती है। आगे है उत्तराखंड की बात की गई है। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका होने के कारण उत्तराखंड का रास्ता उबड़ खाबड़ रहता है, इसमें पथरीला रास्ता रहता है। हम आप शायद इसमें अच्छे से चल ना पाए, लेकिन उत्तराखंड के बच्चे बताते हैं कि हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का रास्ता कैसा होगा, पथरीला होगा, क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका है। पहला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें आपको बस 7 पॉइंट याद रखना है, 8 पॉइंट सॉरी। पहला कि असम में बांस का प्रयोग किया जाता है पुल के रूप में। दूसरा लद्दाख में ट्रॉली से बच्चे स्कूल जाते हैं। तीसरा केरल, उसमें वल्लम यानी छोटी नाव का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में ऊँट गाड़ी और मैदानी इलाका में बैलगाड़ी। जुगाड़ गुजरात में और उबड़ खाबड़ यानी पथरीला रास्ता उत्तराखंड में रहता है। दूसरा चैप्टर है कान कान में। यह इस चैप्टर का नाम देखिए पता चल रहा है कि इसमें कान की ही बात की गई होगी। इस चैप्टर में 2 मेन पॉइंट हैं। पहला, यह उन जानवर के बारे में बात की गई है जिसका कान बाहर दिखाई देता है, और दूसरा उस जानवर का चर्चा किया गया है जिसका कान बाहर नहीं दिखाई देता है। तो बाहर नहीं दिखाई देता है जैसे छिपकली, और जिसका कान बाहर दिखाई देता है उसमें जैसे फोटो में भी एक है हाथी, कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर। इस दोनों जानवर के बारे में ये बताया गया है कि जिस जानवर का कान बाहर दिखाई देता है उसके शरीर पर बाल होते हैं, और जिसका कान बाहर दिखाई नहीं देता उसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। और जिस जानवर के शरीर पर बाल होता है और कान बाहर की ओर दिखाई देता है वह बच्चा देता है, और जिसके कान बाहर की तरफ से नहीं दिखाई देते हैं और जिसके शरीर पर बाल नहीं होता है वह अंडा देता है। इससे प्रश्न आता है, आपको हमेशा याद रखना है इस तरीके से कि वह जानवर जिसका कान बाहर से दिखाई देता है और वह बच्चा देता है, क्या उसके शरीर पर बाल होते हैं, या फिर वह जानवर जिसके शरीर पर बाल नहीं होते तथा जिसका कान बाहर से दिखाई नहीं देता वह अंडा देता है या बच्चा देता है। इस चैप्टर का में एक और पॉइंट है, वह यह कि किसी भी जानवर के शरीर पर जो डिज़ाइन बना रहता है वह किस कारण बना रहता है। क्या वह जानवर जिस जलवायु में रहता है उसके कारण होता है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल नहीं। जानवरों के खाल पर डिजाइन उसके शरीर पर बाल होने के कारण दिखाई देता है, यानी जानवर के शरीर पर जैसा बाल रहता है वैसा डिज़ाइन दिखाई देता है। इससे भी कई बार क्वेश्चन आया है कि जानवर के शरीर पर बाल होने के कारण डिज़ाइन जो दिखाई देता है, यानी जानवर के शरीर पर जो डिज़ाइन होता है उसका क्या कारण है। तो आपको याद रखना है कि जानवर के शरीर पर जो बाल होता है वही कारण है उसके शरीर पर डिज़ाइन होने के। यह चैप्टर यही ख़त्म होता है। इसमें बस 3 पॉइंट था। एक यह कि वह जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जानवर जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं उन दोनों के बारे में, और तीसरा यह कि जानवर के शरीर पर बाल होने के कारण ही डिज़ाइन रहता है। तीसरा चैप्टर है नंदू हाथी। इस चैप्टर में हाथी के बारे में कुछ बातों को बताया गया है, लेकिन जितनी बातों को बताया गया है वह हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके हर एक लाइन से प्रश्न आता है। जैसे कि कुछ बात यहाँ है, यहाँ सारी बात लिखी हुई है कि एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम, पहला पॉइंट ये हुआ, आपको हर एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट यह कि हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तीसरा पॉइंट यह कि हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इसके शरीर को
इससे ठंडक मिलती है। वैसे हाथी के कान भी पंखे की तरह होते हैं। इन चारों पॉइंट को आपको याद रखना है। पहला यह कि हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते खाता है। दूसरा, हाथी बहुत कम आराम करता है, यानी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। तीसरा यह कि हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना पसंद है, क्योंकि इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। और चौथा, हाथी का कान पंखे के समान होता है। आगे और भी कुछ पॉइंट है, वह यह है कि हाथी अपने झुंड के साथ, हाथी हमेशा झुंड में रहता है, और हाथी के झुंड की जो नेता होती है वह हथनी होती है। हाथियों की झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट की सब झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी रहेगी वही झुंड की नेता होगी। और हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, और 14 से 15 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो वह झुंड छोड़कर चले जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, क्योंकि हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक हाथी का बच्चा जब केवल 3 माह का होता है तब उसका वजन 200 केजी हो जाता है। तो हाथी एक दिन में 100 केजी झाड़ी पत्ते से ज़्यादा खा लेता है, और 3 माह के बच्चे का वजन 200 केजी रहता है। हाथी के बारे में ये कुछ बातें थी जो आप हमेशा याद रखेंगे। यह चित्र आप देख रहे होंगे, इसमें दिखाई दे रहा है एक बगुला है जो भैंस की पीठ पर बैठा है। क्या आप बता सकते हैं यह ऐसा क्यों है? क्या बगुला को भैंस की सवारी करने में मज़ा आ रहा है, या बगुला उड़ते हुए थक गया था इसलिए भैंस की पीठ पर बैठ गया है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बगुला और भैंस दोनों सहजीवी हैं, यानी दोनों को एक दूसरे से मदद मिलती है। बगुला क्या करता है, भैंस के पीठ पे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं उसे खाता है, और इससे बगुला का पेट भी भरता है और भैंस की पीठ से गंदगी भी हट जाती है। इसलिए इन दोनों को सहजीवी कहा गया है, बगुला और भैंस को। क्या आप हमें बता सकते हैं कि बगुला और भैंस के समान और भी कोई है जो साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हो, दोनों सहजीवी कहलाते हो? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। आगे है चौथा चैप्टर। 3 चैप्टर हमने पढ़ लिया, अब ये चौथा चैप्टर है। चौथा है अमृता की कहानी। यहाँ पर आपको कुछ चित्र है जो देख के आपको पता चल रहा होगा, आप सोच सकते हैं इस कहानी के बारे में कि यह कैसी कहानी होगी। एक चित्र है जिसमें सन बहुत गुस्से में लग रहा है, यहाँ पर पेड़ पौधा भी सूख गया है, गाय भी प्यासी और भूखी लग रही है, पानी नहीं है, कुआं सूखा हुआ है, लोग सपने देख रहे हैं हरा भरा जीवन होने का, हरियाली होने का। तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ के जानते हैं कि क्या है अमृता की कहानी। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी है, लेकिन यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। इस गांव का नाम खेजड़ली क्यों पड़ा यह आपको पता होगा। यहाँ पे खेजड़ी नाम का पेड़ होता था, बहुत बड़ी संख्या में यह पेड़ यहाँ पे पाया जाता है, जिसके कारण इस गांव का, खेजड़ी पेड़ के कारण ही इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ गया था। इस गांव के लोग हमेशा से पेड़ की रक्षा करते आए थे, और यह जानते थे कि जब तक पेड़ है तब तक हम ही हैं, जब तक जानवर है तभी तक हम जिंदा हैं। अमृता की इस कहानी में हम जानते हैं कि अमृता खेजड़ली गांव की रहने वाली थी, और जोधपुर के इस गांव में रहने वाले को बिश्नोई कहा गया है। इस गांव में जो जनजाति रहती थी उसे बिश्नोई कह के पुकारा जाता था। आगे है खेजड़ी पेड़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात, जैसे खेजड़ी पेड़ राजस्थान में पाया जाता है। खेजड़ी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि खेजड़ी पेड़ क्या है, तो आपको याद रखना है कि यह राजस्थान में पाया जाता है। इसके खाल से मेडिसिन बनाया जाता है, दवा की तरह प्रयोग किया जाता है, और इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है।
तो यह कुछ बातें हैं खेजड़ी पेड़ के बारे में जो आप हमेशा याद रखेंगे। यह फिर 5वां चैप्टर शुरू हो गया। इस चैप्टर का नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। अनीता मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली थी अनीता। इसके गांव का नाम था बोचाहा। अनीता कुशवाहा था इनका पूरा नाम। और अनीता का यह बिहार का चैप्टर जो है, बिहार का मधुमक्खी वाला अनीता का चैप्टर और मिथिला पेंटिंग, दोनों सीटेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। इस चैप्टर में अनीता ने अपने बारे में बताया है कि वह कैसे खुद से पढ़ाई की और मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू की। तो इसमें मधुमक्खी के बारे में अनीता ने कुछ बातों को बताया है जिसे आपको याद रखना है कि मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। इस चैप्टर से यह एक मेन पॉइंट है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा होता है। तो सबसे सही समय मधुमक्खी पालन का अक्टूबर से दिसंबर तक का समय होता है, क्योंकि इसी समय मधुमक्खी अंडे देती है। इस चैप्टर में एक और चीज़ की बात की गई है जिसका नाम है आरटीई अधिनियम 2009 की बात की गई है। यह अधिनियम, अभी आप बस इतना समझ ले कि यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है यह अधिनियम। वैसे आरटीई अधिनियम के बारे में हम अलग से एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम बस आरटीई अधिनियम के बारे में ही जानेंगे कि यह क्या है, कैसे लागू हुआ, कब लागू हुआ। अनीता मधुमक्खी के बारे में कुछ और बात को भी बताती हैं। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, यानी अंडे देने का काम जिसका होता है वो बस एक रानी मक्खी का काम होता है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिसे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। तो इसमें आपको यह पॉइंट याद रखना है कि अंडे रानी मक्खी देती है। कुछ नर मक्खी होती है जिसका कोई काम नहीं होता, सारा काम करती है। छत्ते में कुछ काम करने वाली मक्खियाँ होती है, वह सारा काम करती है। और जब इन्हें रस मिलता है तो यह एक तरह का नाच करती है, जिससे सारी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं मक्खी का होता है और बच्चों का पालन भी यही करती है। ये न हो तो न छत्ता बने और न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है, तो आप अभी मैं बताई हूँ। दोस्तों, क्या आप बताएंगे कि मधुमक्खी के जैसे या मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में काम करते हैं? जिस तरह से मधुमक्खियाँ समूह में काम करती है, उस तरह से क्या आप किसी और कीड़े के बारे में भी जानते हैं जो समूह में काम करते हैं? ऐसे कीड़े हैं जो समूह में काम करते हैं, वह एक उदाहरण है चींटी। चींटी भी मधुमक्खी की तरह मिलजुल कर रहती है। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। मधुमक्खी के जैसे चींटी काम करती है और दीमक और ततैया भी इसका उदाहरण है। तो यह भी एक प्रश्न है कि मधुमक्खी के जैसे और कौन कौन जीव और कौन कौन से कीट अपना झुंड में काम करते हैं? तो आपको याद रखना है कि मधुमक्खी के जैसे चींटी, दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगला चैप्टर है 6th चैप्टर, ओमना का सफ़र। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा लंबा भी है। इस चैप्टर से मैथ में भी प्रश्न आता है और ईवीएस में भी प्रश्न आता है। तो इस चैप्टर को हम अगले वीडियो में समझेंगे। या आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम इसे यहीं पर
समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि अगला वीडियो आने तक आप ये सारी बातों को अच्छे से समझ चुके रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग ऑसम वीडियोज़। थैंक यू। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से ले सकते हैं।